मेरा नाम प्रिया है। मैं राजस्थान के एक छोटे से गांव से हूँ। हमारे घर में माँ बाबा और हम 3 बहनें हैं। हमारे बाबा मज़दूर थे। हमारे बाबा एक फैक्ट्री में मज़दूरी का काम करते थे। हम लोग बहुत हंसी खुशी से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे। मेरी दोनों बहनें छोटी थी और मैं घर में सबसे बड़ी थी, और हमारे बाबा जो भी कमाते थे वह हम पर खर्च कर देते थे। हमें किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी होती थी। हमारे बाबा हम तीनों बेटियों से बहुत प्यार करते थे। मेरी अम्मा भी हमसे बहुत प्यार करती थी। मैं अपने माँ बाबा से जो भी मांगती वह मेरे सामने हाजिर कर देते थे। मैं जानती थी कि मेरे बाबा को मज़दूरी से ज़्यादा पैसे नहीं मिलते हैं, पर फिर भी मुझे छोटी मोटी चीज़ों की ज़रूरत पड़ जाती तो मैं अपने बाबा को कह देती थी। हालांकि मुझे तो अच्छा नहीं लगता था मेरे बाबा से पैसे मांगना, लेकिन मैं क्या करती, मेरा कोई भाई नहीं था। एक बाबा ही कमाने वाले थे तो बाबा से मांग सकते थे। मैं अपने बाबा से अपनी ज़रूरत के सामान के लिए ही पैसे मांगती थी। मेरे बाबा पैसे देने से कभी इनकार नहीं करते थे, मेरी हर ज़रूरत को पूरा करते थे। मैं पढ़ाई में बहुत अच्छी थी और पढ़ाई के साथ साथ मुझे डांस का भी बहुत शौक़ था। मैं डांस भी बहुत अच्छा करती थी। स्कूल में जब भी कोई प्रोग्राम होता मैं उसमें भाग ज़रूर लेती थी, और मेरे डांस की तारीफ़ मेरे टीचर और मेरी सहेलियां करती थी। मेरा डांस देखकर सारे लोग कहते थे, देखना प्रिया, तुम्हें पता है एक दिन तुम बहुत बड़ी डांसर बनोगी। मेरे दिमाग में भी कुछ ऐसा चलने लगा कि शायद मैं बहुत बड़ी डांसर बन सकती हूँ। अगर मैं बहुत बड़ी डांसर बन गई तो मैं अपने बाबा की मदद कर सकती हूँ। मैं अपनी दोनों बहनों की जिम्मेदारी बाबा के साथ मिलकर उठा सकती हूँ। मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं यह ख्याल आने लगा कि मैं डांसिंग का क्लास खोल लेती हूँ। मैं बच्चों को डांस सिखाऊंगी। मैंने बाबा से बात की, बाबा मैं बच्चों को डांसिंग सिखाना चाहती हूँ, बच्चों के लिए डांस क्लास खोलना चाहती हूँ। लेकिन बाबा ने साफ मना कर दिया। कहा, बेटा देखो, हम जहाँ पर रह रहे हैं वहाँ पर समाज में सारे लोग तुम्हें गलत नज़रों से देखेंगे और मुझे क्या कहेंगे। सब लोग यह कहेंगे कि इसकी बेटी नाच दिखाती है और पैसे कमाती है। हम ऐसे समाज में नहीं हैं। अगर तुम बच्चों को डांस सिखाकर पैसे कमाओगी तो लोग मुझ पर हंसेंगे, मेरा मजाक उड़ाएंगे कि बेटी से काम करवा रहा है। नहीं बेटी नहीं, यह सब तुम मत करो। तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। तुम्हारी पढ़ाई कंप्लीट हो जाएगी तो हम तुम्हारे लिए एक अच्छे से रिश्ते देखकर तुम्हारी शादी कर देंगे। बाबा की ऐसी बातें सुनकर मुझे थोड़ा दुख हुआ कि बाबा दूसरों के बारे में क्यों सोच रहे हैं। आज अगर हमारे ऊपर कोई मुसीबत आएगी तो वह लोग हमारी मदद करेंगे? कभी नहीं। ऐसा तो कभी नहीं होता। आजकल के दौर में सब लोग पीछे हट जाते हैं। जब किसी की मजाक उड़ाना हो तो सब लोग मिलकर मजाक उड़ाते हैं, लेकिन वही अगर किसी की मदद करना हो तो सब लोग पीछे हट जाते हैं। खैर, मैंने बाबा से ज़्यादा बहस नहीं की। मैंने कहा, ठीक है बाबा, मैं पढ़ाई पर ध्यान दे रही हूँ, लेकिन आप यह ना कहें कि मेरी शादी कर देंगे। मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। बाबा ने हंसते हुए कहा, अच्छा ठीक है मेरी बच्ची, अभी नहीं करूँगा शादी। तुम्हारी खुश, तुम अपनी पढ़ाई करो। हमारे गांव में ज़्यादा पढ़ने की भी इजाज़त नहीं थी, फिर भी मेरे बाबा मुझे पढ़ा रहे थे क्योंकि मेरी जिद थी। मैं पढ़ाई करना चाहती थी। मेरी पढ़ाई करने पर भी आसपास के लोगों को बहुत दिक्कत होती थी। मेरे बाबा का छोटा भाई भी था। मेरे छोटे चाचा दूसरे शहर में रहते थे। चाचा कभी कभी हमसे मिलने के लिए आ जाया करते हैं। मेरी छोटी चाची बहुत अजीब टाइप की औरत थी। उनको हम लोगों के साथ रहना पसंद नहीं था, इसलिए चाचा उन्हें लेकर दूसरे शहर चले गए थे। हम सब साथ में ही रहते थे, लेकिन चाची ने चाचा से लड़ाइयाँ करना शुरू कर दिया। वह कहने लगी कि हम इस छोटे से गांव में नहीं रहेंगे। यहाँ के लोग गंवार है, और इस समाज के लोग को देखो कैसे औरतों को लंबी लंबी घूंघट में रहने को कहा जाता है। यह सब मुझसे नहीं होगा। चाचा ने लव मैरिज किया था। मेरे चाचा शहर में ही काम करते थे और वहीं पर शादी कर ली थी। आज चाचा जी हम सबसे मिलने के लिए आए हुए थे। हम सब बातें कर रहे थे। हम बहुत खुश थे। चाचा जी का कोई बच्चा नहीं था। चाची बच्चा नहीं करना चाहती थी। चाचा जी बाबा के बारे में पूछ ही रहे थे कि अचानक से पता चलता है कि बाबा की फैक्ट्री में आग लग गई है और वहाँ के काफ़ी लोग मारे जा चुके हैं। हम लोगों की तो जैसी दुनिया ही अंधेरा हो गई हो। चाचा ने तुरंत ही फैक्ट्री जाने का फैसला किया। हम लोग तो बस रोए जा रहे थे। माँ का तो इतना बुरा हाल था कि वह सुनकर ही बेहोश हो चुकी थी। हम लोग बाबा बाबा कह रहे थे। चाचा कहने लगे, प्रिया तुम सबको संभालो, मैं जाता हूँ फैक्ट्री और देख कर आता हूँ क्या हुआ है। मैंने कहा, ठीक है चाचा जी। हम लोग घर पर इंतज़ार कर रहे थे।
लगभग 8 घंटे के बाद चाचा जी हमारे पास आए। मैं दौड़कर चाचा जी के पास गई। मैं पूछने लगी, बाबा कहाँ हैं? चाचा जी ने ऐसी बात कही कि हमारे पैरों तले से ज़मीन ही निकल गई, हमारी दुनिया ही उजड़ गई। चाचा कहने लगे, भाई अब इस दुनिया में नहीं रहें। हम फूट फूट कर रोने लगे। मेरी माँ का तो इतना बुरा हाल हो गया कि वह बिस्तर ही पकड़ ली। चाचा हम लोगों के पास ही 1 हफ्ता रहे। 1 हफ्ते बाद चाची का फ़ोन आया। चाची कहने लगी, तुम्हारा मिलना ख़त्म नहीं हुआ है क्या, जो अब तक वहाँ पर हो? मैं यहाँ अकेली हूँ, तुम्हें ख्याल भी है? चाचा ने चाची को सारी बात बताई, लेकिन शायद उनके सीने में दिल नहीं था। वह कहने लगी, ठीक है अब तुम वापस आ जाओ। चाचा ने जब चाची से बात की कि सुनहरी, मैं अपनी भाभी और अपने भाई के बच्चों को अकेला नहीं छोड़ सकता, मैं उन्हें लेकर तुम्हारे पास आ रहा हूँ। लेकिन चाची ने साफ मना कर दिया। वह कहने लगी कि अगर तुम अपनी भाभी और अपने भाई के बच्चों के साथ रहना चाहते हो तो मुझे छोड़ दो, क्योंकि मैं उन लोगों को अपने पास नहीं रख सकती। तुम्हें अपनी भाभी और मुझ में किसी एक को चुनना होगा। मैंने उनकी बात सुन ली थी। मैंने कहा, चाचा जी कोई बात नहीं, आप हमारी फिक्र ना करें, मैं अपनी माँ को संभाल लूँगी। चाचा मजबूर थे, वह चले गए। हमारा चाचा के अलावा कोई हमदर्द नहीं था। खैर धीरे धीरे वक्त गुजरता गया और 1 महीना बीत गया। मैं अब सोच चुकी थी कि मुझे अब कुछ करना होगा, लेकिन मैं क्या करती? मेरी तो ग्रेजुएट भी कंप्लीट नहीं हुई थी। मैं कहाँ काम करती? फिर मुझे याद आया कि गांव से थोड़ी दूरी पर डांस की क्लास चलती है, जहाँ पर बच्चों को डांस सिखाया जाता है। एक दिन मैंने अपनी अम्मा से कहकर मैं वहाँ पर गई तो वहाँ के इंचार्ज से मैंने बात किया। मैंने कहा कि आपको डांस टीचर की ज़रूरत हो तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, मुझे काम की सख्त ज़रूरत है, मुझे पैसों की ज़रूरत है। घर में मेरी विधवा माँ है और 2 छोटी बहनें हैं जिनकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। मैंने अपना सब कुछ बता दिया। उन्हें मुझ पर तरस आ गया। उन्होंने कहा कि ठीक है, बच्चों को कल से डांस सिखाने के लिए आ जाना। मैं बहुत खुश हो गई थी। मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं था। मैंने सर से कहा कि सर मेरी सैलरी क्या होगी? उन्होंने कहा, देखिए फ़िलहाल तो मैं आपको 6,000 ही दूंगा, इससे ज़्यादा मैं नहीं दे पाऊंगा। मेरे लिए 6,000 रुपये कम नहीं थे। मैं खुशी से घर आई और अम्मा को सारी बात बता दी। अम्मा, मैंने काम के लिए बात कर लिया है, मैं कल से डांस सिखाने के लिए जाऊंगी। गांव से थोड़ी दूर पर ही क्लास है। मेरी अम्मा पढ़ी लिखी थी, उन्हें लोगों की कोई परवाह नहीं थी कि लोग क्या कहेंगे। वह मेरे साथ हमेशा खड़ी रहती थी। उन्हें भी पता था कि बुरे वक्त में कोई साथ नहीं देता। आज जब हमारा बुरा वक्त है तो कोई हमें पूछता भी नहीं है, कोई हमारा साथ देने वाला नहीं है। लेकिन कल को जब मेरे बाबा मुझे पढ़ा रहे थे तो कहने वाले हज़ार थे कि बेटी को मत पढ़ाओ, पढ़ा लिखा कर क्या करोगे। आज मेरे बाबा जिंदा होते तो शायद मुझे काम ना करने देते बाबा भी, लेकिन मेरी माँ मेरे साथ खड़ी थी। मैं अब डांस क्लास जाने लगी और बच्चों को डांस सिखाने लगी। धीरे धीरे इसी तरह 2-3 महीने गुजर गए। हमारा घर अच्छे से चल रहा था। मेरी बहनें भी पढ़ाई कर रही थी। जो भी था, इतने से पैसे में हमारा गुजारा ठीक ठाक ही चल रहा था। एक दिन बच्चों को डांस सिखाने के दौरान मेरे पाँव में मोच आ गई। मैं दर्द से चिल्लाने लगी। तभी मेरे सामने एक नौजवान लड़का जो 28 साल की उम्र का था, वह लंबा चौड़ा कद का मालिक था। वह कहने लगा, जी आप कौन? मैंने आपको पहले यहाँ पर कभी नहीं देखा। मैंने कहा, जी मैं यहाँ बच्चों को डांस सिखाती हूँ। वह कहने लगा, अच्छा नई टीचर हो क्या? मैंने कहा, जी हाँ। वह कहने लगा, मैं रमन का दोस्त हूँ, मेरा नाम करीम है। आज मुझे पता चला कि सर का नाम रमन था। सर भी बहुत अच्छे थे, बहुत खूबसूरत नौजवान मर्द थे और करीम सर का दोस्त था जो मुंबई शहर से आया हुआ था। उसने अपने बारे में बताना शुरू कर दिया। मैंने कहा, जी आप मुझे यह सब क्यों बता रहे हो? मैंने आपसे यह सब तो नहीं पूछा। वह कहने लगा, अरे नहीं पूछा तो क्या हुआ, मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ पर मुझे सभी टीचर जानते हैं तो तुम भी मुझे जान लो। तुम डांस के अलावा क्या करती हो? मैंने कहा, कुछ नहीं। इतना कहकर मैं वहाँ से निकलने लगी, लेकिन मेरे पैर में मोच आया था तो मैं चल नहीं पाई और मैं गिरने ही वाली थी कि करीम ने मुझे सहारा दे दिया और कहने लगा, तुम अकेले जाने की हालात में नहीं हो, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। करीम बहुत जिद करने लगा तो मैं मान गई। मैंने कहा कि ठीक है। मैं उसकी गाड़ी में बैठ गई और वह मुझे छोड़ने के लिए मेरे घर तक आया। मैं जब गाड़ी से उतरी तो वह कहने लगा, अरे यह क्या, तुम्हारे घर तक आया हूँ, घर के अंदर तो बुला ही सकती हो। मैंने कहा, आप मेरे छोटे से घर में आने के लायक नहीं हो। हम बहुत गरीब लोग हैं, हमारा घर बहुत छोटा सा है, शायद आपको अच्छा ना लगे। मेरे घर के अंदर वह कहने लगा, ऐसा क्यों कह रही हो, अंदर तो लेकर चलो। मेरी मना करने पर भी वह नहीं माना
तो मैं उसे अंदर लेकर आ गई। माँ से उसने मिला, माँ को नमस्ते किया, मेरी बहनों से भी उसने बहुत प्यार से बात किया। यह सब देखकर मुझे बहुत खुशी हुई कि इतना अमीर लड़का होकर भी उसे पैसों की ज़रा भी घमंड नहीं थी। उसका ऐसा बिहेवियर देखकर मेरे होठों पर मुस्कुराहट आ गई थी। मैं खुश हो गई थी। मेरी बहनें भी उससे मिलकर बहुत खुश हुई थी। माँ को वह कहने लगा, आंटी आप मुझे अपना ही बेटा समझ ले, मैं आता रहूँगा आपसे मिलने। अच्छा मैं चलता हूँ। मैं उसे छोड़ने के लिए बाहर तक गई। उसने दोबारा पीछे मुड़कर देखा। वह कहने लगा, अरे तुमने तो अपना नाम मुझे बताया ही नहीं। मैंने कहा, नाम जानकर क्या करोगे, वैसे भी नाम में क्या रखा हुआ है। उसने कहा, अरे नाम में ही तो सब कुछ रखा हुआ है, नाम से ही तो पता चलता है तुम पर नाम सूट करता है या नहीं। मैंने कहा कि छोड़ो। वह मुस्कुराते हुए चला गया। मैं भी मुस्कुरा रही थी। दूसरे दिन जब मैं क्लास गई, दूसरे दिन भी सर का दोस्त करीम सर के साथ ही केबिन में था। मैं पास से ही गुजर रही थी कि उनकी बातें मैंने सुन ली। वह सर से कुछ बातें कर रहा था। कह रहा था, यार तुम्हारी ये जो नई टीचर आई है उसका नाम क्या है। रमन सर कहने लगे, अरे यार तुम उसके बारे में क्यों पूछ रहे हो, वह बहुत अच्छी लड़की है, उसका नाम प्रिया है। करीम कहने लगा, अच्छा प्रिया नाम है, तुम ठीक कह रहे हो, वह बहुत अच्छी लड़की है। मैं तो बस यूं ही उसके बारे में पूछ रहा था। इतना कहकर वह बाहर निकल आया। मुझे सामने देखकर वह कहने लगा, प्रिया जी कैसे हैं आप। मैंने कहा, मैं ठीक हूँ। करीम कहने लगा, प्रिया जी सुनिए तो, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मैं सोच रहा था कि रमन तुम्हें कितनी सैलरी देता है। मैंने कहा कि रमन सर मुझे 6,000 देते हैं। वह कहने लगा, बस इतना ही, यह तो बहुत कम पैसे हैं। इतने कम पैसे में आप कैसे आगे कुछ कर पाएंगे। मैंने उससे कहा कि करीम हो जाता है, मैं अपने घर चला लेती हूँ और आगे मैं काम की तलाश कर रही हूँ। अगर मुझे कहीं और भी काम मिल जाए और इससे ज़्यादा पैसे मिले तो मैं यहाँ पर काम छोड़ दूँगी। मेरा इतना कहना था कि वह कहने लगा, फिर तो ठीक है, चलो मेरे साथ मुंबई। मैं आपको मुंबई लेकर जाना चाहता हूँ। आपका डांस मैंने देखा है, आप बहुत अच्छा डांस सिखाती हो। आपका डांस को देखकर तो कोई भी फिदा हो जाएगा। मुंबई में बहुत बड़ा डांसिंग क्लास है जहाँ बड़े बड़े लोग डांस देखने भी आते हैं और लड़कियां डांस सीखने भी आती हैं। मेरी वहाँ बहुत अच्छी जान पहचान है। वहाँ बहुत बड़ा डांस क्लास चलता है और पता है आपको वहाँ पर कितनी सैलरी मिलेगी। वहाँ पर महीने के लगभग 50 से 60,000 सैलरी मिल सकती है। आपको मेरा कहना काम है, आप सोचकर मुझे जवाब दे सकते हैं। आपके बारे में मैंने जो भी सुना है मुझे दुख हुआ। आपके पापा नहीं हैं, आपकी छोटी छोटी बहनें भी हैं, आपकी माँ है। अगर आपको मुझ पर भरोसा हो तो मैं आपको मुंबई लेकर जाना चाहता हूँ। देखिए आप सोचकर जवाब दीजिएगा। मैं उसकी ऐसी बातें सुनकर हैरान थी। मेरे दिमाग में पैसा ही पैसा दिखने लगा, क्योंकि मुझ जैसी लड़की के लिए महीने का 50 से 60,000 रुपये बहुत बड़ी रकम होती है, जो कि मेरी ज़िंदगी में बहुत मायने रखते हैं। अगर मुझे महीने की 50 से 60,000 रुपये मिलते हैं तो मेरी माँ बहनों का ज़िंदगी बहुत बेहतर हो सकती है। मैं अपनी दोनों बहनों को अच्छे स्कूल में पढ़ा सकती हूँ, उन दोनों को अच्छी शिक्षा मिल सकती है। गांव को छोड़कर मैं शहर में रह सकती हूँ। मेरे दिमाग में यह सब आने लगा। मैं सोच चुकी थी कि करीम कहीं ना कहीं सही कह रहा है कि 6,000 में आजकल क्या होता है, आदमी सिर्फ गुजारा कर सकता है। अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए बहुत पैसों की ज़रूरत होती है। अगर मुझे इतनी सैलरी मिल सकती है तो मैं क्यों ना मुंबई चली जाऊं और वहीं पर मैं काम करूं। महीने के जो भी पैसे मिलेंगे उससे मैं सबसे पहले शहर में ही किराए पर घर ले लूँगी और अपनी माँ और बहनों को भी मैं मुंबई ही ले जाऊँगी। मेरे दिमाग में यह सब चलने लगा। रात को मुझे नींद भी नहीं आ रही थी। माँ ने मुझे देखा तो वह मेरे पास आ गई। माँ कहने लगी, प्रिया तुम क्यों परेशान हो, क्या तुम्हें कुछ हुआ है, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है। मैंने कहा, माँ मैं ठीक हूँ, आप जाकर आराम कर लें। लेकिन माँ नहीं मानी और कहने लगी, नहीं कुछ तो हुआ है प्रिया बेटी, मुझे बताओ क्या बात है। मैं तुम्हारी माँ हूँ, मुझे नहीं बताओगे क्या हुआ है। मैंने माँ को सारी बात बता दी। मैंने माँ को कहा कि आपको पता है उस दिन जो लड़का आया था ना करीम, वह सर का दोस्त है। वह कह रहा था मुंबई में मुझे बहुत अच्छी रकम मिल सकती है, वहाँ पर बहुत बड़े बड़े डांस क्लास चलते हैं। अगर मैं वहाँ पर चली जाऊँ डांस सिखाने तो मुझे 60 से 70,000 तक की सैलरी मिल सकती है। मेरी माँ कहने लगी, प्रिया पैसे तो बहुत ज़्यादा मिल रही है, लेकिन मुंबई जैसा शहर, वहाँ पर तो हम किसी को भी नहीं जानते हैं और यह करीम तो अच्छा लड़का है, लेकिन भरोसा कैसे कर सकते हैं। करीम को जाने हुए ज़्यादा वक्त नहीं हुआ है, उसे हम कुछ ही दिनों से जानते हैं। मिलने से तो लड़का अच्छा लगा, लेकिन एक मुलाकात में किसी को हम अच्छे से नहीं जान सकते। मैंने कहा, मैं जानती हूँ माँ यह थोड़ा मुश्किल है, लेकिन आगे बढ़ने के लिए हमें खुद पर भरोसा करना चाहिए। मैं अम्मा को कहने लगी, माँ मैं करीम के साथ पहले जाती हूँ, वहाँ सब कुछ देखकर और काम करके देखूँगी, देखती हूँ कितनी सैलरी मिलती है।
कैसे क्या होता है वहाँ पर सब कुछ देख लूँगी, फिर मैं आप लोगों को भी वहीं ले आऊँगी और हम सब वहीं साथ में रहेंगे। माँ कहने लगी, तुम अच्छे से सोच लो, मैं तुम्हें जाने की इजाज़त तो नहीं दे रही, लेकिन तुम चाहती हो कि जाकर तुम देखो वहाँ, तो ठीक है, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी, तुम एक बार फिर से सोच लो। मैंने कहा ठीक है माँ, जाओ आप आराम करो, मैं सुबह आपसे बात करती हूँ। मैं करवटें ले लेकर रात भर सोचती रही। मैंने फैसला कर लिया कि मैं करीम के साथ जाऊँगी। जो भी होगा, जो भी मेरे भगवान ने मेरी किस्मत में लिखा होगा वह तो होना ही है, और मेरी किस्मत इतनी भी बुरी नहीं है कि वहाँ जाकर मुझे कुछ हो जाए। भगवान मेरे साथ है, मुझे भगवान पर पूरा भरोसा है, और भला मुझे क्या होगा। करीम है ना मेरे साथ, बहुत अच्छा लड़का है, मेरे बारे में कितना सोचता है, मेरी बहनों के बारे में भी सोच रहा है। सुबह हुई तो मैं अपनी डांस क्लास गई, करीम भी वहीं पर था। मैंने कहा, करीम, मैं आपके साथ जाने के लिए तैयार हूँ। रमन सर मेरी बात सुनकर चौंक गए। कहने लगे, प्रिया, तुम कहाँ जाने की बातें कर रही हो। करीम मुझे इशारे करने लगा, कहने लगा, चुप हो जाओ, तुम क्या कह रही हो, हम बाद में बात करते हैं इसके बारे में, जाओ तुम, मैं आता हूँ। करीम सर से झूठ बोलने लगा, कहने लगा, वह मैंने प्रिया से कहा था कि हम लोग आज शाम को कहीं चलते हैं घूमने के लिए। मैं वहाँ से निकल आई। करीम भी रमन को कह रहा था, यार मैं 2 मिनट में आता हूँ, और करीम मेरे पीछे आया। करीम कहने लगा, प्रिया तुम पागल हो, रमन के पास तुम ऐसी बातें क्यों कर रही थी। मैंने कहा, तो क्या हो गया, रमन सर आपके दोस्त हैं, कोई गैर नहीं है, और मैं तो कुछ गलत नहीं कह रही थी। करीम कहने लगा, अरे यार कुछ गलत नहीं कहा, मैं मानता हूँ, लेकिन रमन को अगर पता चल गया ना कि तुम यहाँ पर नौकरी छोड़ रही हो तो वह तुम्हें कभी जाने नहीं देगा। तुम बात को समझो, शायद रमन सर को पता चले तो वह मुझे ना जाने दे। लेकिन मैं यहाँ पर रमन सर को ना बताकर, मुझे नहीं पता था कि मेरी ज़िंदगी में एक बहुत ही भयानक मोड़ आने वाली है, जो मेरी ज़िंदगी को, मेरी किस्मत को ही पूरी तरह पलट कर रख देगी। यहीं पर मेरी सबसे पहली गलती थी कि मैंने रमन सर को कुछ भी नहीं बताया, और करीम की बातों में आकर मैं उस पर भरोसा करके मुंबई जैसे बड़े शहर आ गई। माँ को आखिरी बार गले लगाते हुए मुझे क्यों बहुत अजीब सा एहसास हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि मैं आज के बाद अपनी माँ से कभी नहीं मिलूंगी। मुझे ऐसा क्यों लग रहा था। मैं अपनी बहनों को देख रही थी, मैंने अपनी बहनों को सीने से लगाया। मैंने माँ को भरोसा दिलाया कि मैं देखना तुम लोगों को बहुत जल्द अपने पास बुला लूँगी, और हम लोग बहुत अच्छे घर में रहेंगे, बहुत अच्छे स्कूल में तुम लोग पढ़ाई करोगी। माँ भी बहुत खुश थी, लेकिन पता नहीं मेरा दिल क्यों बेचैन था। मैं करीम के साथ मुंबई आ गई। मुंबई आकर करीम ने एक ही कमरा लिया। मैंने कहा, करीम यह क्या कर रहे हो, हम एक ही कमरे में कैसे रह सकते हैं। करीम कहने लगा, अरे प्रिया, तुम भी क्या पुराने ज़माने जैसी बातें करती हो, तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है क्या। तुम बेड पर सो जाना, मैं सोफे पर सो जाऊंगा। अब 2 कमरे लूँगा, क्या फ़ायदा, हम 2 ही लोग हैं, एक ही कमरे में रुक जाते हैं। मैंने कहा, चलो ठीक है। रात हुई तो करीम बाहर चला गया और बाहर से कुछ खाने को लाया। मुझे बहुत ज़ोरों की भूख लगी हुई थी। मैं बिना कुछ सोचे समझे मैंने वह खाना खा लिया, लेकिन वह खाना खाते ही मुझे अजीब सा महसूस होने लगा। मुझे बहुत ज़ोरों की नींद आने लगी। मेरी आँख कब लग गई मुझे पता ही नहीं चला। सुबह जब मेरी आँख खुली तो मैं अजीब सी हालात में थी। मेरे बाल बिखरे हुए थे। मैंने खुद को देखा तो मुझे बहुत ही अजीब लग रहा था। ऐसा लग रहा था मेरे साथ कुछ हुआ है। मेरा पूरा शरीर दर्द कर रहा था। मैं मुश्किल से उठकर खड़ी हुई थी। मैंने आसपास नज़र दौड़ाई तो मेरे सामने करीम नहीं था। मैं घबरा गई थी, क्योंकि इस बड़े से शहर में मेरा कोई अपना नहीं था। मैं यहाँ किसी को नहीं जानती थी। करीम पर भरोसा करके इस शहर में आई थी। मैं बाहर निकली और मैं ढूंढने लगी। इधर उधर मैंने देखा तो करीम कहीं भी नज़र नहीं आया। मैं परेशान होकर कमरे के अंदर आ गई। थोड़ी देर बाद करीम बाहर से आता हुआ दिखाई दिया और कहने लगा, प्रिया तुम कैसी हो। मैं कहने लगी, मैं ठीक हूँ, तुम कहाँ गए थे, तुम्हें पता है मैं कितनी परेशान हो गई थी। वह कहने लगा कि बस नीचे ही किसी से मिलने के लिए गया था। मैंने कहा, ठीक है, पर रात में खाना खाने के बाद मुझे कुछ भी याद नहीं है। खाना खाई तो मुझे नींद आने लगी थी, उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं। करीम कहने लगा, हाँ पता नहीं, शायद तुम थक गई होगी, तुमने खाना खाया और तुरंत ही सो गई थी। मैं भी खाना खाकर सोफे पर ही सो गया था। सुबह मेरी नींद खुली तो मैं बाहर चला गया था। तुम सो रही थी तो मैंने तुम्हें डिस्टर्ब नहीं किया। मैं उसी से बात करने के लिए गया था। मैंने कहा था ना तुम्हारी डांस क्लास के बारे में, उससे मैंने बात कर लिया है। वह कह रहा था डांस टीचर के लिए सीट खाली है। मैंने कहा, सच में, तो फिर चलो ना करीम, चलते हैं। वह कहने लगा, हाँ मेरी बात हो गई है, उसने कहा है कि शाम को आ जाना।
तुम जाओ, जाकर फ्रेश हो जाओ। मैं बाथरूम गई, नहा धोकर फ्रेश हो गई। शाम हुई तो हम मैनेजर से मिलने के लिए निकल गए। मैं जाते हुए यही सोच रही थी कि आज से मेरी किस्मत बदल जाएगी और मेरे जो भी सपने हैं वो पूरे करूँगी। मेरी माँ को अच्छी ज़िंदगी देना, अपनी बहनों को अच्छे स्कूल में पढ़ाना है, एक अच्छा सा घर लेना है। इस सोच से बाहर निकली तो यहाँ का मंजर देखकर बहुत अजीब लगा। करीम मुझे ऐसी गलियों में ले आया था जहाँ पर चारों तरफ बाजार सजी हुई थी। मुझे कुछ अजीब लगा, ये कैसी जगह है, यहाँ पर कितनी भीड़ मची हुई है। मुझे तो लगा था मैं जहाँ पर डांस सिखाने जा रही हूँ वहाँ पर शहर जैसा खुला जगह होगा, लेकिन यहाँ तो मुझे यह जगह कुछ ठीक नहीं लग रही थी। मैंने करीम से कहा कि ये कैसी जगह है करीम, मुझे यहाँ का माहौल पसंद नहीं आ रहा है, मैं यहाँ पर कैसे रहूँगी। करीम कहने लगा, अरे तुम पागल हो क्या, एक बार चलो तो मैनेजर से मिल लो, फिर देखना तुम्हें उस मैनेजर से मिलकर अच्छा लगेगा। मैंने कहा कि ठीक है, चलो मिलते हैं। अब जब इतनी दूर आई हूँ तो मैनेजर से भी मिल ही लेती हूँ। करीम मुझे अंदर लेकर गया। अंदर बहुत भीड़ मची हुई थी। इधर उधर देखा तो लड़कियाँ ही लड़कियाँ थी, लेकिन अजीब तरह के कपड़े पहने हुए थे सब लोग। खैर दूसरी तरफ मेरी नज़र गई तो देखा लड़कियाँ डांस कर रही थी, लेकिन उनके पैरों में घुंघरू लगे हुए थे और घुंघरू की छनक पूरे हॉल में गूंज रही थी। मुझे घुंघरू से कोई प्रॉब्लम नहीं था, नाच तो नाच होती है, मैं तो एक नाचने वाली ही बन गई थी। मैं मुंबई जैसे शहर में नाच ही तो दिखाने आई थी, और उससे जो पैसे मुझे मिलते उन पैसों से ही तो मेरी माँ और बहनों का भविष्य जुड़ा हुआ था। मेरे आगे पीछे कोई नहीं था। एक चाचा थे जिन्होंने बाबा के मरने के बाद दोबारा हमसे मिलने भी नहीं आए, और आगे पीछे हमारा कोई नहीं था। मैं अपनी माँ और बहनों की एक ही सहारा थी। अगर मेरे नाचने से उन लोगों को खुशियाँ मिल सकती है तो मैं घुंघरू पहनकर नाचने के लिए भी तैयार थी। खैर करीम ने मुझे ऐसे मर्दों से मिलवाया जो 45 साल के और 50 साल के बीच में थे। उन मर्दों को देखकर तो मैं हैरान हो गई कि इन मर्दों से मेरा क्या काम है। मैनेजर तो एक होता है और यहाँ पर 4-5 मर्द है, और इन 4-5 मर्दों में से मैं किससे बातें करूँ, यह क्या हो रहा है मेरे साथ। मैंने कहा, करीम इतने सारे मर्द यहाँ पर क्या कर रहे हैं, मैनेजर कौन है। करीम कहने लगा, अरे यही तो है मैनेजर, यह लोग ही तो तुम्हें सेलेक्ट करेंगे कि इनमें से कौन तुम्हें काम देगा। चलो मैं आता हूँ थोड़ी देर में। मैंने कहा, रुको तो सही, मेरे साथ ही रहो, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। वह कहने लगा, देखो प्रिया, इन सब से तुम्हें खुद ही बात करनी होगी, तुम्हें खुद ही हैंडल करनी होगी। अब हर जगह तो मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता ना, मुझे भी कुछ काम है। मैं अपने काम करने के लिए जा रहा हूँ। और हाँ, तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो यह लो मेरा नंबर, यहाँ पर टेलीफ़ोन है, तुम मुझे फ़ोन करना, मैं तुम्हें लेने के लिए आ जाऊँगा। मैंने कहा कि ठीक है। मैं वहीं पर बैठी थी कि तभी एक बहुत ही ख़तरनाक औरत मेरे पास आई, जो दिखने में मोटी और मुँह में पान चबाए जा रही थी। वह कहने लगी, अच्छा तो तुम हो चमक छल्लो, तुम्हारा ही नाम प्रिया है। मैंने कहा, यह आप कैसी बातें कर रही हैं। उसने कहा, अरे तो कैसी बात करूं, मेरी चमक छल्लो, तू मेरी सोने की चिड़िया है। अरे तू तो बड़ी ही हसीन है और ख़ूबसूरत भी। पता है तेरे कितने पैसे दिए हैं मैंने उस लड़के को। मैंने कहा कि कौन से लड़के को आपने पैसे दिए हैं और क्यों, मैं तो अभी आई हूँ, मैंने तो अभी यहाँ पर काम भी नहीं किया है। वह कहने लगी, अरे पागल लड़की, जिसने तुम्हें लाया है वह मुझसे पूरे 10 लाख रुपए लिए हैं, और यह जो अरबी लोग हैं ना, यह तुम्हें पसंद करने के लिए आए हैं। यह बहुत बड़े लोग हैं। और तुम्हें पता है कि तुम कहाँ पर आई हो, यह कोठा है। कोठे का मतलब जानती हो भी या नहीं। मैंने जैसे ही उस औरत के मुंह से कोठे का नाम सुनी, मुझे लगा मैंने कुछ गलत सुना। मैंने कहा, यह क्या कह रही हैं आंटी, आप होश में तो हैं। वह मेरा दोस्त था, वह मुझे कोठे पर नहीं ला सकता। वह औरत कहने लगी, अरे तू सपनों की दुनिया से बाहर आ जा। यही हकीकत है कि इस वक्त तू जहाँ बैठी है ना, यह तवाइफों का बसेरा है। यह सुनते ही मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि करीम इस हद तक भी गिर सकता है। मैं सपने में भी नहीं सोच सकती थी। मेरी आंखों से टप टप आंसू बह रहे थे। मेरी माँ के चेहरे मेरे सामने घूम रहे थे। मेरी बहनों का चेहरा आंखों के सामने आ रहा था। मेरे बिना उनका क्या होगा, मुझे खुद ही परवाह नहीं थी। मैं अपनी माँ और बहनों के बारे में सोच रही थी। मेरा सर चकराने लगा। मेरे आसपास कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। कानों में सिर्फ इतना सा आवाज़ आया, इस लड़की का मैं पूरे 50 लाख रुपए दूंगा। यह सुनकर तो मेरे होश उड़ गए थे। वह औरत 50 लाख रुपए सुनकर ही मुझे जल्दी से वहाँ से भेजने के लिए बेताब हो गई और कहने लगी, जितना जल्दी हो सके सेठ ले जा उठा के इस लड़की को। क्या मस्त माल इस बार ला कर दिया है उसने। जब
जब उसकी ऐसी बात सुनी तो मैं हैरान हो गई। इसका मतलब वह ना जाने कितनी लड़कियों को यहाँ लाकर वह बेच चुका था। तभी उसने रमन सर के पास झूठ बोला। मैं कितनी बड़ी गलती कर बैठी। रमन सर को मुझे बताना चाहिए था। खैर, अब मैं सोचने लगी कि मैं क्या करूं। वह औरत अपनी नोट गिन रही थी और कुछ लोग बातों में बिजी थे। चारों तरफ आदमी के पहरे थे। मैं बस यहाँ से भागने की फिराक में थी। मैं बस सोच रही थी कि मैं किसी तरह से भाग जाऊं। मैंने कहा, आंटी सुनिए, मुझे बाथरूम जाना है। बाथरूम कहाँ है? वह औरत कहने लगी, अरे रुक तो चमक चलो, तुझे बाथरूम जाने की पड़ी है। यहाँ मेरे नोट पड़े हैं, मैं उसे तो पहले संभाल के रख लूँ। मैंने कहा, आंटी प्लीज़ मुझे बाथरूम जाना है। वह कहने लगी, चल ठीक है, बताती हूँ। यहाँ से सीधा जा और फिर बायां मुड़ जाना, बाथरूम मिल जाएगा। और हाँ, भागने की कोशिश मत करना। अगर भागने की कोशिश भी की ना तो यह जो अरबी लोग हैं ना, बाहर इसकी गार्ड है, तुम्हें ऐसे सबक सिखाएंगे कि दोबारा तुम भागने के बारे में सोच भी नहीं सकती, समझी? मैंने हाँ में अपना सर हिला दिया। मैं बाथरूम गई और बाथरूम में ही बैठे बैठे ज़ोर ज़ोर से चीख कर रोने लगी थी कि मैं क्या करूं। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। उधर आंटी आवाज़ दे रही थी, अरे चमक चलो, निकलो, कितनी देर कर रही हो, वह लोग तुम्हें ले जाने के लिए बेताब है। मैंने कहा, आंटी मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, मैं आती हूँ थोड़ी देर में। वह कहने लगी, ठीक है, मैं यहीं हूँ, चल निकल। मैं इधर उधर चारों तरफ नज़र दौड़ा रही थी और सोच रही थी। मेरा दिमाग इधर उधर घूम रहा था। तभी मैंने बेहोश होने का नाटक किया। मैं बाथरूम का दरवाज़ा जैसे ही खोली, मैं सीधे बेहोश होकर उस औरत के पैर में ही जाकर गिर गई। वह चिल्लाने लगी, अरे देखो देखो, इसे क्या हो गया है, देखो, जल्दी से उठाकर इसे कमरे में ले जाओ। वह अरबी कहने लगा, अरे अब क्या होगा, इसे क्या हो गया? वह औरत कहने लगी, देख सेठ, इसकी हालात ठीक नहीं है, ऐसा कर तो इसे कल लेने के लिए आ जाना। वह कहने लगा, नहीं नहीं, मैं इसे अपने साथ ही लेकर जाऊंगा। वह औरत परेशान हो गई। मैं खामोशी से बेहोश होने का नाटक कर रही थी। मेरे मुंह पर पानी के छींटे मारे जा रहे थे, लेकिन मैं होश में आने का नाम नहीं ले रही थी। एक लड़की तो कहने लगी, मासी कहीं ऐसा तो नहीं कि इस लड़की को कोई बीमारी हो, हार्ट अटैक का, कहीं यह लड़की मर तो नहीं गई ना? वह औरत कहने लगी, अरे ये तो कैसी बातें कर रही है, वह ऐसे कैसे मर जाएगी, जल्दी से जाओ और मोहित को बुलाकर लेकर आओ। वह लड़की दौड़े हुए गई और कोई मोहित नाम का लड़का मेरे पास आया। वह कहने लगा, तुम लोग सब बाहर निकलो, इसे इंजेक्शन लगाना होगा। वह सबको बाहर निकाल दिया और कहने लगा, देखो मैं जानता हूँ कि तुम बेहोश होने का नाटक कर रही हो, पर मैं यह भी बता दूँ कि नाटक करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ जो एक बार आ जाता है वह यहाँ से बाहर नहीं जा सकता। और दूसरी बात, अगर जाता भी है तो किसी के हाथों बिक कर ही यहाँ से कोई बाहर निकलता है, कोई उसे ख़रीद कर ही ले जाता है। यहाँ से भाग पाना बहुत मुश्किल है। मैं उठकर बैठ गई, उसके पैरों में गिर गई और कहने लगी, प्लीज़ प्लीज़ मुझे बचा लो, मैं इस टाइप की लड़की नहीं हूँ, प्लीज़ मुझे बचा लो, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मैं आपके पैर पड़ती हूँ, आप जो बोलेंगे मैं करूँगी, मैं आपकी पूरी ज़िंदगी गुलामी करने के लिए तैयार हूँ, मुझे यहाँ से निकालें। मैं उस आदमी के साथ नहीं जाना चाहती और कोई 50 साल का बुढ़ा आदमी मुझे ख़रीद चुका है, मैं उस बुढ़े के साथ नहीं जाना चाहती, प्लीज़। मैं बहुत गरीब लड़की हूँ, मेरी माँ विधवा है, वह मेरा इंतज़ार कर रही होगी। मेरी 2 छोटी छोटी बहनें हैं, मैंने उन लोगों से वादा किया है कि मैं उनके लिए पैसे कमाने के लिए जा रही हूँ, मैं उनको बहुत सारे पैसे कमा कर भेजूँगी। मेरा बाबा इस दुनिया में नहीं है, आप चाहो तो मुझे पूरी ज़िंदगी अपनी नौकरानी बनाकर रखना। मेरा इतना कहना था कि मेरी बातों से उसकी आंखों में आंसू आने लगे। वह कहने लगा, ठीक है, मैं तुम्हें यहाँ से निकालने की कोशिश करता हूँ। वह कहने लगा, तुम जैसे नाटक कर रही थी वैसे नाटक करती रहो। मैंने हाँ में अपना सर हिलाया और मैं वापस से नाटक करने लगी। बेहोशी का वह उस औरत को अंदर बुलाया और कहने लगा, इसका यहाँ पर इलाज नहीं हो सकता, इसे अस्पताल लेकर जाना पड़ेगा। पता नहीं, शायद इसे दिल का दौरा पड़ा है, होश में नहीं आ सकती। अगर आधे घंटे के अंदर इसका ऑपरेशन नहीं हुआ या होश में नहीं आई तो इसकी जान भी जा सकती है। वह औरत कहने लगी, अरे मोहित कुछ तो कर, नहीं तो वह सेठ मुझे जान से मार डालेगा। उसे मैंने पैसे भी ले लिया है, 50 लाख। अरे उस पैसे के बारे में तो सोच, उस लड़की ने तो मुझे, इस बीमार लड़की को मेरे हवाले करके खुद मुझसे पैसे लेकर चला गया और मैं यहाँ सेठ के हाथों फंस गई हूँ। वह सेठ मुझे जान से मार डालेगा। इस चमक छल्लो को अभी ही दिल का दौरा पड़ना था, वह सेठ ले जाता तो उससे कुछ भी हो जाता, मेरी बला से मुसीबत तो टल जाती। वह औरत कहने लगी, ठीक है, पीछे वाले रास्ते से
तू इसे हॉस्पिटल ले जा और जो भी हो 1-1 मिनट का खबर मुझे देना, तब तक मैं इस सेठ को बहला कर रखती हूँ। हमारे साथ 2 गार्ड थे, वह दोनों गार्ड और मोहित मुझे वहाँ से लेकर हॉस्पिटल चला आया। मैं नाटक करती रही। मोहित गार्ड को कहने लगा, तुम लोग यहीं बाहर मेरा इंतज़ार करो। मोहित उन दोनों गार्ड को बाहर गेट के पास ही रुकने को कहकर मुझे पीछे वाले रास्ते से लेकर अस्पताल बाहर निकल आया और वहाँ से मोहित ने बस पकड़ ली। मुझे कुछ भी नहीं पता था कि यह इंसान मुझे कहाँ लेकर जा रहा है। मैं इसे जानती भी नहीं थी, लेकिन मैंने इस बंदे पर भरोसा किया था। हालांकि भरोसा करना अब मेरे बस में नहीं था, मैं किसी पर भी अब भरोसा नहीं कर सकती थी, लेकिन मुझे मोहित पर भरोसा करने के अलावा और कोई मेरे पास रास्ता नहीं था। और यह मुझे कहाँ लेकर जा रहा था मुझे कुछ भी नहीं पता था। मैंने बस इस पर भरोसा रखा। मोहित मुझे मुंबई से काफ़ी दूर ले आया। मोहित जिस जगह पर मुझे लेकर आया था, यह जगह बहुत ही खूबसूरत थी। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली थी और यह घर बाहर से दिखने में जितनी खूबसूरत थी, उससे कहीं ज़्यादा खूबसूरत अंदर था। मोहित मुझे एक कमरे में लेकर आया। इस कमरे की चारों तरफ मैंने नज़र घुमाई तो दीवारों पर तस्वीर लगी हुई थी जो मोहित का था। शायद यह मोहित का घर था। उसने मुझे आराम करने को कहा और वह बाहर चला गया। बाहर से वह खाना लेकर आया। मुझे उसने खाने को कहा, लेकिन मैंने सिर्फ पानी पिया। खाना तो मेरे गले से उतरता ही नहीं। मैं इतनी बुरी तरह से डरी और सहमी हुई थी। मोहित कहने लगा, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, तुम अब पूरी तरह से सेफ हो, तुम्हें अब कुछ भी नहीं हो सकता। मैंने कहा, लेकिन मैं तो आपको जानती तक नहीं हूँ और ना आप मुझे जानते हो। मैंने आपसे मदद मांगी, आपने मेरी मदद की। मैं जिस इंसान का भरोसा करके आई थी, वह इंसान मुझे धोखा देकर मुझे कोठे में बेच कर चला गया। उसे मुझ पर जरा भी तरस नहीं आई और आपने मुझे उस कोठे से निकाला है। मैं आपका यह एहसान ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगी। वह कहने लगा कि तुम्हें पता है मैंने तुम्हारी जान क्यों बचाई, मैंने तुम्हें वहाँ से क्यों निकाला। मैंने तुम्हें जब पहली बार देखा, मुझे देखते ही तुमसे मोहब्बत हो गई थी और मैंने सोच लिया था कि मैं तुम्हें इस कोठे में बैठने नहीं दूंगा। लेकिन मुझे यह नहीं पता था कि वह आंटी तुम्हें बेच चुकी है। मुझे जब यह पता चला कि आंटी ने तुम्हें सेठ के पास बेच दिया है, तो मैंने तुम्हारा ख्याल दिल से निकाल दिया था। लेकिन शायद मेरी किस्मत में तुम थी और हमारा इस तरह मिलना था। तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? वह औरत थी, मेरी माँ है, मैं उसका बेटा हूँ। मेरी माँ एक तवायफ है। मैंने अपनी माँ को बहुत समझाया कि यह काम ना करे, वह लड़कियों को बेचने का कारोबार ना करे और ना ही लड़कियों को ख़रीदे। मैंने अपनी माँ को यहाँ से निकालने की बहुत कोशिश की, लेकिन मेरी माँ एक ना सुनी। वह कहने लगी, तुम्हें जहाँ जाना है जा सकते हो, लेकिन मैं यहीं पर रहूँगी और मेरा यह काम है। मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी यहीं पर दिया है, तो अपनी आखिरी सांस भी यहीं पर लूँगी। मैंने फिर भी अपनी माँ को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह नहीं मानी। उनको जो मन करता है वह करती हैं और मेरा जो मन करता है मैं वह करता हूँ। मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की। मुझे डॉक्टर बनने का बहुत शौक़ था। मैंने डॉक्टरी का पढ़ाई पूरा कंप्लीट किया। मेरा एक क्लिनिक भी है जहाँ पर मैं तुम्हें लेकर गया था। वह मेरा ही क्लिनिक है, वह मेरा ही हॉस्पिटल है। मैंने अपने दम पर मेहनत करके डॉक्टरी की पढ़ाई कंप्लीट किया और अपनी मेहनत पर एक अस्पताल खड़ा किया जहाँ पर मैं गरीब और बेसहारों का इलाज करता हूँ। और यह करके मुझे बहुत खुशी मिलती है। जहाँ एक तरफ मेरी माँ लड़कियों को बेचने का कारोबार करके पाप करती हैं, मैं दूसरी तरफ गरीबों का मदद करता हूँ। मैंने अपनी माँ को बहुत रोकने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं मानी। मैं हार गया अपनी माँ के आगे। मैंने अपनी माँ को छोड़कर जाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैं कैसे छोड़ सकता था? वह थी तो मेरी माँ, वह जैसी भी थी मेरी माँ थी। मैं बहुत लड़ता झगड़ता था, लेकिन फिर भी मैं उन्हें छोड़कर नहीं जाता था। और मैं छोड़कर कहाँ जाता? मेरे आगे पीछे भी कोई नहीं था, ना मेरे ख़ानदान का पता था, ना मेरे बाप का पता। मैं अपनी ज़िंदगी गरीबों की मदद करने में लगा देना चाहता था। मुश्किल से उस गंदी जगह में कदम रखता था। जिस दिन तुमने वहाँ पर कदम रखा था, उसी दिन मैं अपनी माँ से मिलने के लिए वहाँ पर गया हुआ था। माँ से मिले हुए मुझे काफ़ी दिन हो गए थे। मैंने अपनी माँ को उस दलदल से निकालने की बहुत कोशिश किया, लेकिन वह नहीं मानी। तो मैं क्या कर सकता था? उसकी सारी बातें सुनकर मुझे रोना आ गया। मोहित को ना ही माँ का प्यार मिला और ना ही बाप का प्यार मिला।
मैं उसे एकटक देखी जा रही थी। तभी मोहित ने मुझसे पूछा, तुम अपना नाम नहीं बताओगे क्या? तुम्हारा नाम क्या है? उसने मुझे इतने प्यार से पूछा। मैंने कहा, मेरा नाम प्रिया है, मैं राजस्थान के एक छोटे से गांव से हूँ। मैंने आपको कहा था ना, मेरी माँ है और मेरी 2 छोटी बहनें भी हैं। मैं अपनी माँ और बहनों से बहुत मोहब्बत करती हूँ। मैं उनके लिए कमाने के लिए यहाँ निकली थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ यह सब हो जाएगा। मैं अपनी माँ के पास वापस जाना चाहती हूँ। मेरी माँ बहुत परेशान होगी, मेरी राह देख रही होगी। मोहित कहने लगा, तुम परेशान ना हो, मैं तुम्हारी माँ के पास भी लेकर जाऊँगा, लेकिन उससे पहले मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करना चाहोगी? उसकी ऐसी बातें सुनकर मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा था। मैंने कहा कि मैं अपनी पूरी ज़िंदगी आपके हवाले करने को तैयार हूँ। तो यह शादी कौन सी चीज़ है? मेरी ज़िंदगी आपकी है, आपने मुझे उस दलदल से निकाला है, मेरी ज़िंदगी पर सिर्फ़ और सिर्फ आपका हक है। मैंने मोहित को अपना सब कुछ मान लिया था। मोहित ने बताया कि यह मेरा अपना घर है। मैंने अपने सपने सजाए थे कि मैं अपनी माँ को यहाँ पर लेकर आ जाऊँगा और मैं शादी करके अपनी ज़िंदगी को नए सिरे से अपनी माँ के साथ और अपनी पत्नी के साथ शुरुआत करूँगा। लेकिन मेरी माँ है कि, इतना कहकर वह चुप हो गया। खैर, यहाँ हम दोनों का आए हुए 15 से 20 दिन हो चुके थे। मोहित का कहना था कि देखो, मेरी माँ तो मेरे साथ नहीं है, लेकिन तुम अपनी माँ और बहनों को अपने पास बुला लो। मैं तुम्हारी बहनों की जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हूँ। मैं मोहित के चेहरे को एकटक देखी जा रही थी कि एक तरफ वह करीम, जिसका नाम सुनकर ही मुझे नफरत होती है, और दूसरी तरफ मोहित। मर्दों के भी कई रूप होते हैं, एक तरफ मोहित, दूसरी तरफ वह करीम। खैर, आज मैं बहुत खुश थी। मैंने सोच लिया था कि आज मैं मोहित को अपने दिल की बात बता दूंगी। मुझे मोहित से बहुत प्यार हो गया था। मैं मोहित से बहुत प्यार करने लगी थी। मुझे मोहित के लिए ही सजना संवरना अच्छा लगता था, और आज मैं मोहित को अपने दिल की बात कहने वाली थी। चारों तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ नज़र आ रही थी कि तभी अचानक से मुझे चक्कर आने लगे और मैं बेहोश होकर गिर गई। मोहित दौड़कर मेरे पास आया, उसने मुझे होश में लाया। मेरे होश में आते ही मैंने देखा मोहित बहुत उदास था। मैंने कहा, मोहित क्या हुआ? मैं कैसे गिर गई थी? मोहित कहने लगा, प्रिया तुम प्रेग्नेंट हो। यह सुनकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई कि यह कैसे हो सकता है? मैं प्रेग्नेंट कैसे हो सकती हूँ? आज तक मुझे किसी ने भी नहीं छुआ था। मैंने मोहित से कहा, मोहित यह कैसे हो सकता है? मोहित, मुझे आज तक किसी ने भी नहीं छुआ है, यह नामुमकिन है। उसने कहा, प्रिया मैं जानता हूँ तुम गलत लड़की नहीं हो, तुम बहुत अच्छी लड़की हो, बहुत सीधी सादी हो। हमने एक साथ एक ही घर में 15 से 20 दिन गुजारे हैं, लेकिन तुमने कभी भी मुझे हाथ नहीं लगाया, ना ही मेरे करीब आने की कोशिश की। तो मैं कैसे तुम्हें गलत कह सकता हूँ? क्या तुम्हें कुछ याद है कि तुम्हारे साथ यह हरकत करने वाला कौन हो सकता है? मैंने कहा, मोहित मुझे कुछ भी नहीं पता कि यह मेरे साथ कैसे हुआ और किसने किया। तभी मुझे वो रात याद आने लगी। मैंने मोहित से कहा, मोहित तुम्हें पता है, जब मैं राजस्थान से मुंबई आई थी, वह इंसान जिसने मुझे यहाँ पर लाया था, उसके साथ मैं एक कमरे में ठहरी थी। उसने मुझे खाना खिलाया था और मैं बहुत गहरी नींद में सो चुकी थी। जब मुझे होश आया तो मेरी हालात थोड़ी ठीक नहीं थी, लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया खुद के ऊपर। मैंने जब उससे पूछा तो वह कहने लगा कि तुम थक चुकी थी, इसलिए तुम जल्दी सो गई। मेरे सर पर तो जैसे आसमान टूट पड़ा था। इसका मतलब मेरे पेट में जो बच्चा है उसका बाप करीम था। मैं मोहित से नज़रें चुराने लगी। मैंने कहा, मोहित मैं सच कह रही हूँ, इसमें मैं शामिल नहीं हूँ, मुझे कुछ भी नहीं पता यह मेरे साथ कैसे हुआ। मोहित कहने लगा, प्रिया कोई बात नहीं, मैं बाहर से होकर आता हूँ। मोहित परेशान होकर बाहर चला गया। मुझे डर था कि कहीं मोहित मुझे छोड़कर न चला जाए, और कुछ ऐसा ही हुआ। मोहित पूरी रात घर नहीं आया। सुबह हुई तो मोहित घर आया। मैंने मोहित से कहा, मोहित तुम कहाँ चले गए थे? देखो मोहित, यह सब जानने के बाद मैं तुमसे शादी करने को तैयार नहीं हूँ। तुम बहुत अच्छे इंसान हो, तुम एक फरिश्ता हो, और तुम्हें बहुत अच्छी लड़की मिलेगी, मुझसे भी अच्छी लड़की मिलेगी। शायद मेरी किस्मत में आप जैसा इंसान नहीं है। मेरी किस्मत में आप नहीं हो, आपकी किस्मत में कोई और है, और देखना वह बहुत अच्छी होगी। मोहित कहने लगा, प्रिया तुम पागल तो नहीं हो? तुम्हें क्या लगता है यह सब जानने के बाद मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, और तुम्हारा पेट में पलने वाला बच्चा भी तो हमारा है।
ना, मैं इस बच्चे को अपना नाम दूंगा और तुम मुझसे वादा करो कि इस बच्चे को कभी भी यह नहीं बताओगी कि मैं इसका बाप नहीं हूँ। मैंने उसका हाथ छोड़ दिया और मैं पीछे हट गई। मैंने कहा, मोहित, मैं आपसे शादी नहीं कर सकती। यह जानते हुए कि मैं किसी के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, मैं आपसे शादी नहीं कर सकती। आप बहुत अच्छे इंसान हो, आपकी ज़िंदगी में ख़राब नहीं करना चाहती। मेरी किस्मत ही शायद ख़राब है। मोहित मुझे मनाने की बहुत कोशिश करने लगा, लेकिन मैं यह जानते हुए कैसे मोहित से शादी कर सकती हूँ कि मैं किसी के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। मोहित बहुत ही नेक इंसान है। दोस्तों, अब आप ही बताएं, क्या मुझे मोहित से शादी कर लेनी चाहिए? क्या मुझे मोहित से शादी करके ज़िंदगी की नई शुरुआत करनी चाहिए, या फिर इस बच्चे के साथ मुझे अपनी माँ के पास लौट जाना चाहिए? दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।